चलिए, चीनी क्रांति हेडिंग होगा। आज विश्व इतिहास का तीसरा एवं अंतिम क्लास होगा, है ना। पहला क्वेश्चन है चीनी क्रांति। मंचूरियन अभी खाते हैं ना लोग। मंचू शहर है कहाँ? वहीं पे मंचू राजवंश भी है कहाँ? चीन में। तो मंचू राजवंश का पतन कब हुआ है? एक लाइन में पूछेगा चीनी क्रांति कब हुआ, उसका नायक कौन था। जैसे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक वाशिंगटन। उसी प्रकार से चीन क्रांति का नायक। आगे आ जाइए, सब जरूरी नहीं है, जो पढ़ेंगे वही टिक लगाना है। चाइनीज नाम है, बहुते नाम याद नहीं रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा चीन गणतंत्र का स्थापना कौन क्रांति के बाद हुआ? 1911 क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का स्थापना हुआ। गणतंत्र माने संविधान के अकॉर्डिंग चलने लगा, भारत की तरह, है ना। आराम से पॉइंट देखिए क्या कह रहा है इसे। स्थापना पार्टी वार्टी का किए, बहुत पार्टी, लेकिन कोई जरूरी नहीं पार्टी का स्थापना से। हाँ, ये क्वेश्चन कह सकता है कि सिद्धांत कौन दिया है? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय कौन दिया है? सन्याल सेन। डायरेक्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय की अवधारणा कौन दिया है? तीन प्रमुख सिद्धांत राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद, सामाजिक न्याय कौन दिया है? सेनाथ। सन्याल सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपिता और चीन का राष्ट्रपिता। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अगला कि तांग वंश कहाँ शासन किया था? चीन में। तांग वंश कहाँ शासन किया है? यह क्वेश्चन जरूरी है कि तांग वंश कहाँ शासन किया? चीन में। आराम से पॉइंट देखिए, है ना। तांग साम्राज्य की परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति होता था, यही ना। तो तांग साम्राज्य जो राजा बनता था वो परीक्षा के माध्यम से, जो अव्वल होता था परीक्षा में वही नियुक्त राजा बनता था। आगे आ जाइए, कब मृत्यु हुआ जरूरी नहीं है। आराम से पॉइंट देखिए। डॉक्टर सन्याल सेन का जब मृत्यु हो गया तो च्वांग काई शेक पार्टी का नेतृत्व कौन संभाला? कुओमिंतांग। डॉक्टर सन्याल सेन के मृत्यु के बाद च्वांग काई शेक पार्टी का नेतृत्व कुओमिंतांग संभाला था। कुओमिंतांग चाइनीज नाम रहेगा, चाइना का है तो चाइनीज ही नाम न रहेगा। अभी नहीं देखते, अभी सी जिन प्लिंग तिलिंग क्लिंग 5-6 बार कह दिए नाम हो गया ना। वैसी अभी जब ही हाल है तो उस समय भी तो यही हाल रहेगा ना। आराम से पॉइंट छोड़ देना। हाँ, पूछ सकता कि चीन में गृह युद्ध कब हुआ? आराम से पॉइंट में देखिए। हाँ, ये पूछ सकता है साम्यवादी के दमन करने के लिए च्वांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन कौन किया? च्वांग काई शेक। कौन? च्वांग काई शेक। हाँ। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि चीन गणराज्य का स्थापना कब हुआ था? तो माओ से तुंग के नेतृत्व में 1949 को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में हुई है। चीन में गणराज्य का स्थापना कब हो रहा है? 1949 में। सब जरूरी नहीं है। खुले द्वार का नीति कौन देश का देन है? खुले द्वार माने सबको आइए, सबको इन्वेस्ट करिए। चीन दुनिया के कंपनी को बुलाता है कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, हम आपको सस्ता लेबर देंगे, सस्ता जमीन देंगे, कम किराए पर सामान देंगे, रॉ मटेरियल देंगे। तो खुले द्वार का नीति चीन को जाता है ना, शुरुआत किया। तो खुले द्वार का नीति कौन अपनाया है? चीन। अभी भी देखिए होइएगा। हाँ हाँ, चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसको जाता है? और खुले द्वार का नीति कौन दिया है? जो नहीं।
चीन को एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता था, अब नहीं, क्योंकि अब एशिया के डॉक्टर बन गया है। अब एशिया में चीन मरीज नहीं है। मरीज मतलब कि कम पिछड़ा होना चाहिए, माने पिछड़ा हो सांस्कृतिक कल्चर सामाजिक सब दृष्टि से, उसको मरीज कहते हैं। ये मरीज है अब, एशिया में ही डॉक्टर है। एशिया का मरीज कहेगा तो कह दिएगा चीन है, लेकिन है नहीं अब, है ना। ऐसे कहता है कैसे कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार, लेकिन है नहीं, खाली कह दिया जाता है। वैसे ही है ना। आगे आ जाइए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1921। बिहार को सबसे कम साक्षरता वाला राज्य खाली कह देते हैं, लेकिन है वैसा क्यों नहीं है? क्योंकि बीपीएल में नाम दिलवाने के लिए लोग कहते हैं ऐसे। आएंगे घरे में, क्या वो घरे पढ़ा लिखल है? तो कहाँ कोई पढ़ा लिखल है? कोई ना। ये तो फुटल का घरवा है खाली, बगलवा में चका चका रहेगा एगो, फुटल का घरवा दिखावे लगी कॉलोनी पास होगा इसे, कॉलोनी मिलेगा, इसीलिए पता चलता है कि कम पढ़ा लिखा, लेकिन हकीकत में ऐसा बात नहीं है, पढ़ा लिखा ज्यादा है। आइए आगे। फायदा लेने के लिए खाली आगे पॉइंट देखे लिए, सरकार के पैसा को अपन पैसा समझा जाता है बिहार में। नहीं कहते रोड रहता तो रोड कोई के बाप के है, सरकार के है, माने अपन है जैसे। तो सरकार के पैसा को लेने के लिए व्यवस्था किया गया है। आगे देखिए, तुर्की हेडिंग होगा। अब देखिए, तुर्की को अभी यूरोप का मरीज कहते तो उस समय भी हो, अभी है। अब तुर्की में अभी डॉक्टर बने भर नहीं है ना। तुर्की का माने यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को। आगे आ जाइए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक का संधि सेब्र संधि का हुआ था 1920 में। जब जर्मनी के साथ संधि होगा तो जर्मनी के खेमा में नहीं होता। अरे तुर्की भी ध्रुवीय राष्ट्र में न था, तो इसका भी तो अपमान किया गया, इसके साथ भी अपमानजनक का संधि हुआ था। कब? वर्साय का संधि जर्मनी के साथ अपमानजनक का संधि है, सेब्र का संधि तुर्की के साथ अपमानजनक का संधि है, यही ना। मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। वहां पर हिटलर मानने से इनकार कर दिया जर्मनी में, यहाँ मुस्तफा कमाल पाशा मान करने से इनकार कर दिया तुर्की में। है समझ में? आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। मुस्तफा कमाल पाशा को अतातुर्क, तुर्की का पिता के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए। सब जरूरी नहीं है। हाँ, लोनाज संधि पूछ सकता कब हुआ था? 1923 में तुर्की और यूनान के बीच में लोनाज संधि हुआ था। तुर्की यूनान के बीच में लोनाज का संधि कब हुआ? लोजान, लोनाज नहीं, लोजान का संधि कब हुआ? आ गए तब जाकर के 1923 में तुर्की गणतंत्र घोषणा हो गया। क्लियर है? आगे अगला पॉइंट में आ जाइए। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की में 1924 को खिलाफत को क्या कर दिया? वही कहता है कि खलीफा पद को समाप्ति कौन किया है? तो मुस्तफा कमाल पाशा 1924-25 में, है ना। आगे आ जाइए। 1924 को तुर्की में नया संविधान का घोषणा हो गया। तुर्की के जब नया गणतंत्र का बना तो पहला राष्ट्रपति कौन बने? मुस्तफा कमाल पाशा। और भी मुस्तफा कमाल पाशा बहुत सारे काम किए हैं, तो मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा किया गया कार्य क्या क्या है तो देखिए, जो पढ़ेंगे सब जरूरी ना है। 1924 में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य का घोषणा कर दिया। धर्मनिरपेक्ष माने जहां राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं हो। इतना है नहीं, इस्तांबुल एक मेडिकल कॉलेज का भी स्थापना किए। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो जनवरी फरवरी देख रहे हैं, इसका भी 1925 से लागू कर दिए, है ना। इस्तांबुल का ही पुराना नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया। 1925 में तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। इटली में फासिस्टों का उदय
फासिज्म का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? इसका जन्मदाता किसको मानते हैं? ड्यूज के नाम से किसको पुकारा जाता है? मुसोलिनी को। आखिर फासिस्टवाद किसको कहते थे? तो जो राष्ट्रवाद का समर्थक थे, है ना, कट्टर समर्थक है, उसको फासिस्टवाद कहते थे। फांसीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। भारत में राष्ट्रवाद का समर्थक आरएसएस को मानते हैं लोग कि नहीं मानते? बहुत लोग कहते हैं राष्ट्रवाद का कट्टर समर्थक है, कोई कहते हैं कि कट्टर हिंदुवादी है। अलग अलग कॉन्सेप्ट है लोग के। तो वही प्रकार से आरएसएस के लोग हाफ पैंट पहनते हैं, खाकी पहनते हैं, अब का तो फुल पैंट पहनने लगे। तो फासिस्टवादी दल के स्वयंसेवक कैसा है? काली कमीज पहनते थे, है ना। राष्ट्रवाद के समर्थक हैं लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन कहता है कि रोम बर्लिन टोक्यो दूरी निर्माण कब हुआ था? जापान और जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का निर्माण किया था। कब? 1936। दोनों के बीच समझौता है। 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अच्छा, मुसोलिनी ने 1939 में दूसरा विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, माने अमेरिका लोग के विरुद्ध ना, युद्ध का घोषणा कर दिया। यानी इटली मित्र राष्ट्र के अगेंस्ट लड़ा, दूसरा विश्व में धुरी राष्ट्र के साथ लड़ा, है ना। 39 में घोषणा किया, 40 में शामिल हो गया था, ये ना। इटली में फांसीवाद का अंत कब हुआ? 1945। फिर गणतंत्र का स्थापना हुआ। फासिस्टवाद नहीं बोले कि जो राष्ट्रवाद का समर्थक हैं, राष्ट्रवाद का समर्थक है। गणतंत्र से मतलब कुछ नहीं है, संविधान से कोई मतलब नहीं उनको। जर्मनी में नाजीवाद का उत्थान, है ना। नाजी मतलब डायरेक्ट कहिए कि यहूदी के विरोधी थे सब, है ना। जर्मन में नाजी दल का उत्थान कौन किया? हिटलर। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था, कुछ बन गया, कुछ देख रहे हैं, शासक बना वहां का। अच्छा, हिटलर का जन्म स्थान खाली याद रखिए, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया खाली कहिए ना, ऑस्ट्रिया ना। पहला विश्व युद्ध याद करिए, 1914 से 18। हिटलर जर्मनी के तरफ से लड़ा था, लेकिन कांस्टेबल था एगो ना, और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता, माने पूरा बढ़ चढ़ के भाग लिया था, वीरता पूर्वक लड़ा था, तो उसको आयरन क्रॉस का पुरस्कार भी मिला था। किसको? हिटलर को। लेकिन हिटलर को कोई संधि वगंधे में कुछ था अधिकार ना, तो संधि कुछ है ही नहीं था, खाली सेना था। तो पहला विश्व युद्ध को एकदम नजदीकी से देखा है कौन? क्योंकि हिटलर उसमें शामिल था। अब उसके बाद क्या हुआ? तो युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्क्स पार्टी का सदस्य बन गया। वहां का जो राजनीतिक पार्टी थी, जर्मन वर्क्स पार्टी का सदस्य बना। धीरे धीरे इसका फ्यूरर नेता बन गया। पहले कार्यकर्ता बना, कार्यकर्ता से फिर वो नेता बन गया, और नेता बन गया तो फिर वो अभिनेता भी बन गया, माने नायक बन गया वहां। कहाँ के? आगे आ जाइए। अब देखिए मैटर क्या हो कि 1923 में जो पढ़ेंगे वही टिक लगाना है। विद्रोह कर दिया। कौन कर दिया? 1923 में हिटलर ने यहाँ से ही विद्रोह किया। विद्रोह असफल हो गया। हिटलर को फिर क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया। मतलब हिटलर जेल काटा है। कब? जेल में। जब जेल काटा तो जेल में हिटलर एक किताब लिखा, अपना आत्मकथा, मेन कैंप, मेरा संघर्ष। कौन लिखा? जेल में अपना एक किताब लिख दिया। बाद में उसको रिहा किया गया। इसमें जरूरी नहीं है कि कब रिहा किया गया। जेल से रिहा होने के बाद अपने दल को फिर से संगठित किया। कौन दल को? जर्मन वर्क्स पार्टी सदस्य। उसी को फिर से संगठित किया, माने मजबूत बनाया, और स्वास्थ्य को प्रतीक के रूप में ग्रहण कर लिया। क्लियर है? नेता लोग जेल जाते हैं ना जी, जब तक जेल नहीं जाएंगे वो नेता के वैल्यू है?
नेता का मतलब जेल जाना चाहिए। वही हुआ। तो फिर से जेल से निकला, तो अब जेल से निकलेगा तो पॉपुलैरिटी बढ़ता है या तो घट ही जाता है, ना तो बढ़ ही जाता है। ज़्यादातर होता है कि जेल से निकलता है तो चुनाव जीत ही जाता है, बढ़ जाता है। कहाँ से कि आता है तो हथकड़ी वाला पोस्टर सटा जाता है कि फंसाया गया है, जानबूझ करके चाहता कि गरीब का बेटा कोई विधायक न बने, लिख देगा तरह तरह के बात। लोग इमोशन में आ जाते हैं और उसको जिता देते हैं। तो हिटलर वही किया, जेल से निकला तो पार्टी को फिर से संगठित किया और 1932 में चुनाव हिटलर लड़ गया। अब देखिए, चुनाव लड़ा हिटलर, लेकिन हिटलर को बहुमत नहीं मिला। बहुमत जीता तो जरूर, लेकिन बहुमत नहीं मिला। तो 1932 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी, हिटलर का जो नाजी पार्टी था, कहिए कि बहुमत नहीं मिला। कै गो सीट जरूरी नहीं है, उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। किसको नहीं मिला है? हिटलर को। विपक्ष को मिला सरकार बनाने के लिए मौका। विपक्ष वाला सरकार बना रहा था, हिटलर का कि अब कैसे होगा। हिटलर समझ सकते हो, चुनाव हारने के बाद भी वहां का प्रधानमंत्री बनेगा। कहा किया कि जहां शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था कि भाई बहुमत सिद्ध करना, तो वहीं पे आग लगा दिया। कहा कि जो करा में रह गया वो समझो ठीक है, बाहर आए तो हमारा समर्थन करो। जो आग लगा देगा, जो सांसद विधायक जलेगा, बाहर ही निकलेगा तो समर्थन केकरा करेगा? जे आग लगा करा ना। हिटलर को सब आके समर्थन कर दिया, हिटलर बन गए प्रधानमंत्री। बाद में प्रधानमंत्री तो बन में किया, राष्ट्रपति भी बना। बाद में राष्ट्रपति वहां का हिंडनबर्ग था, जो 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत कर दिया। बहुमत पारित करने का मौका नहीं मिला, मिला अगेंस्ट को, लेकिन हिटलर वहां ऐसा कारनामा कर दिया कि अगेंस्ट पार्टी इससे मिल गया, माने अगेंस्ट पार्टी के नेता आके इससे मिले और इसको मनोनीत कर लिया गया। किसको? बाद में जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग था, जो 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत कर लिया जर्मनी के। चुनाव बिना जीतला ही प्रधानमंत्री है कौन? आगे आ जाइए। बाद में 1934 में जर्मनी के जो राष्ट्रपति हिंडनबर्ग था, उसका मृत्यु हो गया। तो प्रधानमंत्री था कौन? चांसलर। चांसलर प्रधानमंत्री कौन था उस समय? कौन था? हिटलर। हिटलर क्या किया कि राष्ट्रपति और चांसलर पद को एक के मिला दिया। कहा कि अलग राष्ट्रपति नहीं होगा, जो मर गया तो मर गया, दूसरा राष्ट्रपति अपना होगा, हम ही सब कुछ हैं। और हिटलर ही जर्मनी का सर्वे सर्वा बन गया, वही राष्ट्रपति है, वही प्रधानमंत्री है, जो कहेंगे वह होगा। तानाशाह हो गया कौन? तब जाकर के हिटलर गुप्तचर पुलिस, गेस्टापो का संगठन हिटलर किया था। गुप्तचर पुलिस संगठन क्यों बना रहा है? क्योंकि 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं ना रखना था जर्मनी को, तो अंदर अंदर सेना गठन कर लिया है। कौन? गेस्टापो। क्योंकि पहला विश्व युद्ध में बैन किया गया था कि जर्मनी 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रखेगा, ये अंदर अंदर गठन कर लिया। एक राष्ट्र एक नेता का नारा कौन दिया? कहा कि एगो तलवार, एगो म्यान में एक तलवार रहेगा, चाहे तो हम ही ना तो कोई ना। कौन? तो जर्मनी का तानाशाह इसी कहते कि हिटलर व्यवस्था हो गया है, कि नरेंद्र मोदी हिटलर हो गए हैं। लोग कहने लगता है भाषणबाजी में। आगे आइए, इसलिए कि हिटलर देख रहे हैं, सर्वे सर्वा हिटलर हैं। आगे देख लीजिए, अब क्या है रियलिटी तो अलग बात है ना। लेकिन विपक्ष में रहेंगे तो जब तक ये सब नहीं कहें कि मोदी जी हिटलर हो गए, तब तक कौन सुनेगा? हाँ, सत्ता पक्ष वाला जब तक नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस का मिश्रण है, तब तक कैसे सत्ता पक्ष वाला सुनेगा? अपना पार्टी क्यों कहेंगे, अपना पार्टी की ही कहेंगे। आगे आ जाइए। जर्मन में जर्मन सुरक्षा परिषद का स्थापना कब हुआ? अब हिटलर ने 1935 को जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण किया, दोबारा सेना का गठन कर दिया, क्योंकि 35 में उस संधि वर्साई वाला को तोड़ता ही, पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा कर दिया। और उसने वर्साई के संधि को निशस्त्रीकरण कर दिया, तोड़ दिया, सभी धारा को तोड़ दिया, घोषणा कर दिया। उसे पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। कहा कि एक ही इलाका है, पूरा जर्मनी में अनिवार्य सेना सैनिक सेवा लागू कर दिया। माने जो भी वहाँ के व्यक्ति हैं सबको सेना में सेवा देना ही है। भारत में अगर सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, तो भारत के 18 साल से जो भी बच्चे होंगे, जहाँ तक फौज का क्राइटेरिया रखा जाएगा, वहाँ तक सबको सेवा देना पड़ेगा, चाहे फौज में है चाहे नहीं है। जर्मनी वही किया। 1 लाख सेना का एक सीमित का है, जर्मनी के टोटल व्यक्ति को सैनिक सेवा देना अनिवार्य है। ऐसा विशेष परिस्थिति में किया जाता है। अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होगा, सेना कम पड़ेंगे, तो उस समय एनसीसी को बुलाया जाएगा। एनसीसी भी कम पड़ेगा तो उस समय सैनिक सेवा करने के लिए देश के नागरिक को बुलाया जाएगा।
रसिया में हाल ही में चर्चा में हो रहा था कि यूक्रेन के साथ झगड़ा हो रहा है, रसिया के नागरिक तैयार रहे सैनिक सेवा करने के लिए। रसिया में एक ही दिन में सब हाथ पैर तोड़ लिया लोग कि न रहेगा हाथ पैर, न सैनिक सेवा करने के लिए बुलाएगा। कोई हाथ तोड़ ले रहा है, कोई पैर तोड़ रहा है कि हम कैसे जाएंगे, हमारे तो हाथे टूटा है, हमारे तो पैर टूटा है। भारत पाकिस्तान के साथ ऐसे होगा तो कोई करेगा, हाथ पैर तोड़ेगा? आ गए। जितना हंस रहे हैं उतना ना हंसेंगे, झूठ मत बोलिए। जितना अभी कह रहे हैं कि नहीं तोड़ेंगे, उतना उस समय ना। हाँ, उस समय कहिए पीछे पीछे चलेंगे। आगे आ जाइए। बहुते कह देते लोग इमोशन में आकर के, जब 4 इंची बगल से गोली गुजरेगा ना, तब पता चलेगा कि वास्तविक देशभक्त क्या है। आगे आइए। अभी कह दे रहे हैं तोड़ने का घोषणा कर दे, पूरे जर्मनी में सैनिक सेवा लागू कर दिया है ना। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए, कहीं साम्यवादी खतरा वही लोग तो 3 गो लोग नहीं मिलके पूरा शासन पूरे दुनिया में करना चाह रहा था, तो कम लोग ज्यादा लोग पर शासन कर रहा है, तो कम लोग ही साम्यवादी है ना। करा कि साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी में इटली जापान, देख रहे हैं जापान भी, जर्मनी इटली जापान के बीच कॉमिंटर्न विरोधी समझौता, वह साम्यवादी विरोधा मिल करके 1936 में संपन्न हुआ। यानी जापान एंट्री मारा है कब? 1936 में जर्मनी साइड से। आगे चलकर यह राष्ट्र क्या कहलाएगा? धोरी राष्ट्र। यानी जापान इटली जर्मनी मेन है धोरी राष्ट्र में। अब देखा जर्मनी की जापान आइए गया है तो दूसरा विश्व युद्ध में लड़ लेते हैं अकेले मिल के हम लोग। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड पर आक्रमण कर दिया हिटलर 1 सितंबर 1900। एक तरह से गुरूरे में ना कहना कि जापानो आ गया, इटली है, हम है हैं कि अब तो जीत ही जाएंगे, कि अब बहुत ज्यादा शक्ति मिल गया, ऐसा सोचने लगा। हाँ, देखिए 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 तो भाई जहां तक ओकर तक कोई दिक्कत ना है। आगे काहे चक्कर में रह रहा है, आगे हम जाएंगे, पूछिएगा। देखिए यहाँ ये पॉइंट क्लियर है। आगे देखिए, हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? कहिए कि सर जी पहला विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया धुरी राष्ट्र में था तो उसको स्वीकार क्यों किया? तो जितने भी उपनिवेश था सबको हिटलर मिलाने का प्रयास कर रहा था, डायरेक्ट मैंने अपना अधीन कर लेने का। ये सब जीतल का कहना जब विश्व युद्ध समाप्त होगा दूसरा तो उन लोग सब बांट लेगा आपस में, नहीं समझे? फिर से पहला विश्व युद्ध में बांट लेता ना सब, तो पहला विश्व युद्ध में बांटा था तो सबके तो केकर अधीन में हो गया था, सब जितना भी जर्मनी के उपनिवेश था सबके कर अधीन हो गया था, सब मित्र राष्ट्र का अधीन हो गया था, तो सबको हथियाएगा तब ना। विस्तारवादी मने करेंगे, मगध का विस्तार करेंगे, गंगा पार वैशाली को मिलाएंगे तब ना विस्तार होगा, ऐसे मगध विस्तार होगा। उसी प्रकार से जर्मनी का विस्तार करेंगे जब आसपास के सब उपनिवेश को फिर से मिलाएंगे। तो पहला विश्व युद्ध के दौरान तो सब एक उपनिवेश को हड़प लिया था लोग, वही लोग मिलकर के मित्र राष्ट्र वाले, तो इसीलिए दोबारा विस्तार करने के लिए ऑस्ट्रिया को। समझ में आ गया बात? हिटलर विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? ऑस्ट्रिया। आगे आ जाए, पॉइंट क्लियर। चलिए, एडोल्फ हिटलर के सामी विरोधी नीति था। मतलब सामी विरोधी का मतलब यहूदी का विरोधी। हिटलर कहता था कि धरती पर से यहूदियों को नाश कर देंगे। काहे नाश कर देंगे भाई? तो ब्रिटेन में सब यहूदी है, जो मित्र राष्ट्र में ज्यादा यहूदी था, कहा कि वही लोग सताया है, इसलिए नफरत करता था हिटलर उस सबसे। कहता था कि धरती यहूदी से मुक्त कर देंगे, परशुराम की तरह होगा। ना परशुराम फरसा उठाया था ना कि क्षत्रिय से मुक्त कर देंगे धरती को, और वैसे ही उठाया था कौन? हिटलर। आ गया ये हिटलर 1945 को आत्महत्या कर लिया। देखा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब जो आदमी इतना बड़ा है और उसके ऊपर जो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दे कोई, तो हिटलर आत्महत्या कर लिया। कहा कि कबूल है लेकिन वो कबूल नहीं है। देखो ये बहुत सारा विलन वगैरह रहता है मूवी के अंत में, अपना से मार लेता है, ना मार लेता है। आगे आ जाइए। अब आत्महत्या तो करवे की, आत्महत्या कर दिया तो हिटलर के जो समर्थक थे सब, वो सबको पता चला कि आत्महत्या है भाई, लेकिन विरोधी लोग हल्ला कर दिए कि हिटलर का हत्या कर दिया गया। हत्या किया भारतीय कैदियों ने। अब बताइए, भारत के कैदियों पर आरोप है कि हिटलर का हत्या किया है
अब विपक्षी वाला लगाया, और विपक्षी हिटलर है ये नहीं है अब, तब विपक्षी का बोलबाला शुरू होगा तो भारतीयों के प्रति अच्छा बिहेव किया जाएगा कि खराब। तो सुभाष चंद्र बोस हिटलर के साथ जो समझौता किए थे कि भाई जा रहे हैं भारत विजय करने, आज़ाद हिंद सरकार गठन करके साथ देंगे आप, तो हिटलर साथ देने के लिए कहा था। हिटलर अब नहीं रहा तो विरोधी वाला सुभाष चंद्र बोस के साथ देगा? वो तो कह रहा कि आप ही का आदमी हत्या किया सब। जर्मनी भी साथ नहीं दिया था सुभाष चंद्र बोस को, है ना। और जापान साथ देगा? जापानो बोला था साथ देने की, जेकरा पर दू को परमाणु बम पटक दिया गया हो वो साथ देने लायक रहेगा? तो वहीं उसी समय भारत में घटना हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई। आज़ाद हिंद फौज लेके अंडमान निकोबार एंट्री करके मणिपुर, इन्फाल, इंडिया एंट्री मार दिए थे, है ना। और उसी समय उधर भी उधर कांड हो रहा है। वो दोनों कांड प्रभावित कर दिया भारत को। शायद हिटलर आत्महत्या नहीं करता, शायद जापान पर परमाणु बम नहीं गिरता, तो भारत 1945-46 में आज़ाद हो जाता। नहीं, आ गया ये शायद, ये कौन जानता है। जापानी साम्राज्यवाद, देखिए जापान के शक्ति देखना तो यह में दिखेगा जापान का कितना शक्ति था। समझ सकते कि दू को जो परमाणु बम गिरा है, अभी भी बच्चे वहां विकलांग जन्म ले रहे, इतना दिन तक प्रभाव है। आज आज़ादी के कितने साल बीत गए, 1947 के 45 में तो बम गिरा। तो समझ सकते हैं कि इतना साल तक अभी बच्चे विकलांग जन्म ले रहे हैं, जापान परमाणु बम से कैसे निपटा होगा, समझ सकते हैं। और फिर भी जापान के पास इतना भी है अतीत शक्ति, है ना। जापानी साम्राज्यवाद देखिए क्या हो रहा है। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार हुआ चीन को। कुछ समझ रहा है जी? अपना साम्राज्य विस्तार करे के चक्कर में चीन को मिला लिया। अभी एकदम साइलेंट किलर है जापान, कुछ नहीं बोले, कोई विवाद में नहीं रहेगा। अमेरिका के साथ देगा कि रसिया के साथ देगा कोई पता नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा उसी समय, है ना। देखो ये कहीं रहता उतना ज्यादा, जितना अमेरिका विवाद में रहेगा, हमेशा चर्चा में रहेगा कि अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है, तो रसिया का समर्थन कर रहा है, फलाना ढिकाना हुआ। जापान के साथ ऐसा होता है? सबको ही पता रहता है कि कोई का नहीं करेगा, उसको पता है कि हमको कहाँ क्या करना। तो चीन को स्वीकार किया पहली बार। अब देखिए इतना ही नहीं, अगला पॉइंट में देखिए, जापान में आधुनिकीकरण प्रक्रिया का शुरुआत मुत्सो हितो किया था। आधुनिकीकरण वही इंडस्ट्री सब, माने अभी मॉडर्न सिस्टम। जैसे मान के चलिए पहले कोयला इंजन है तो विद्युत वाला इंजन चल गया, 6G लॉन्च कर दिया, समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, तो एकदम मॉडिफाई कर रहा है। आगे आ जाइए, 1872 में जापान ने भी सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया वहां के लोगों के लिए कि सबको सैनिक सेवा करना कंपलसरी है। भारत में भी खोज रहा है एक बार। 1905 में जापान ने रूस को हराया, देख रहे हैं, रूस को हरा दिया जापान 5 में। खेल खेल में ऐसा ऐसा से तो निपट ले रहा है जापान। ऐसे दूसरा विश्व युद्ध में कह रहा था कि हम अकेले लड़ेंगे धुरी राष्ट्र की ओर से, बाकी सब आप लोग लड़िए, ऐसे नहीं सरेंडर कर रहा था। जापान रूस के बीच समाप्ति हो गया था 1955 में ही युद्ध। कौन संधि से पूछ सकता है? पार्ट्समाउथ संधि। नहीं कहेगा पार्ट्समाउथ संधि किसके बीच हुआ था? जापान रूस। कब हुआ था? वो ना अमेरिका के राष्ट्रपति मध्यस्थता किए थे। आराम से पॉइंट देख लीजिए। 1933 को जापान राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दिया। राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्र संघ का स्थापना करने में मेन भूमिका किन लोग के था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, वही लोग के ना। तो उन लोग जो संस्थापक लोग था, उन लोग इसका टर्म कंडीशन नहीं मान रहा था। जापान भी कहा कि हम नहीं मानेंगे, इसलिए दूसरा विश्व युद्ध हो गया। ना तो सब मान ही जाता तो कैसे विश्व युद्ध होता? पित आतंक के नाम से संबोधित किया जाता किसको? पित आतंक मतलब कि कभी बदला लेवे वाला, है ना। गहमन सांप कहता है कि 12 वर्ष के बाद बदला लेता, इसीलिए पहले सांप के मार के पहले आंख लोग तो पूछते हैं, ये ना कि फोटो खींच लिया बाद में 12 साल के बाद काटेगा। मानते थे ऐसे लोग। तो ये पित आतंक है जापान, कभी बदला लेवे वाला। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान धुरी राष्ट्र का स्थान दिया था ना जी। अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम
6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिराया था। और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन। याद रखिए, पहले छोटा बाद में मोटा, पहले लिटिल बॉय बाद में फैटमैन। तब सरेंडर किया जापान। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण क्या था? जापान दूसरा विश्व युद्ध में सरेंडर कर दिया। इसके पास और कोई विकल्प, कोई चारा नहीं बचा। कोई दिक्कत है? आज दूसरा टॉपिक शुरू करते, समय भी हम लोग के पास था, लेकिन करेंगे अब अगला क्लास में पूरी तरह से एकदम। और अगला क्लास में हम लोग भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का चर्चा करेंगे। कंटिन्यू क्लास करिए, 2 घंटा डेली समय दीजिए, ठीक है? और उतना करते रहिए, आपको धीरे धीरे कुछ ठीक लगने लगेगा। जब भी देखिए कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।